Assalamu alaikum. Today on 8th October 2020, I am starting lecture number 2 for week number 3, and the topic of my lecture is a comparison of electric and magnetic circuit. So on your screen you can see two circuits. On the left hand side the circuit is a simple DC electric circuit, while on the right hand side there is an analogous circuit that is drawn for you, and this is a magnetic circuit. So there are some similarities in both circuits and there are some differences that inshallah we will explain. So first of all, what are the similarities of electric and magnetic circuits? So number one, like in an electric circuit, an electromotive force causes a current to flow in the circuit. In a magnetic circuit, a magnetomotive force causes the flux to flow in a magnetic circuit. जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम वोल्टेज पे कह सकते हैं, वो एक करंट को फ्लो करवाता है, बिल्कुल इसी तरह से एक मैग्नेटिक सर्किट में एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्लक्स को फ्लो करवाता है. तो ये एक पहली सिमिलैरिटी है. नंबर टू, the opposition to the flow of current is resistance in electric circuit. The opposition to the flow of DC current is resistance in electric circuit. In a similar manner, the opposition to the flow of flux is reluctance in a magnetic circuit. तो दूसरी बात आपको समझ आ गई कि यहाँ पर अगर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने वाली क्वांटिटी रेजिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करने वाली क्वांटिटी रिलक्टेंस है. लाइक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. इन अ सिमिलर वे, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज परमियंस. एंड यू नो वेरी वेल दैट कंडक्टेंस इज दैट हाउ इजीली a substance, a material can allow current to pass through it. Similarly, permeance is the ease with which a material can be magnetized, or permeance is the ability to allow the flux to pass through a certain material. So with a high permeability, a substance is known as ferromagnetic material. तो ये भी सिमिलैरिटी में आ गया कि यहाँ पर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स रिलक्टेंस थी, वहाँ पे रेजिस्टेंस थी, वहाँ रिलक्टेंस थी. यहाँ रेजिस्टेंस का उलट कंडक्टिविटी थी, और जाहिर है जो अच्छा कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस अच्छी होती है. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी यही बात हुई कि रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल परमियंस है, और जो उसकी परमियंस अच्छी है वो अच्छी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एस्टेब्लिश करवा लेता है, वो अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. लाइक इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी कैन अप्लाई ओहम्स लॉ एंड वी कैन राइट the flowing current as I equals to V upon R. Analogous to this, in a magnetic circuit, we can write the flowing flux as equals to magnetomotive force over reluctance. It is again a similarity. ये भी बिल्कुल उसी तरह से एग्जिस्ट करती है. अच्छा, यहाँ तक तो लग रहा है कि सारी चीजें सिमिलर चल रही हैं. तो देखिए कुछ डिफरेंसेस भी हैं. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट होती है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट्स एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 95% एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैग्नेटिक सर्किट्स की कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होती. अब इसका क्या रीजन है? तो इंशाल्लाह इसके 4 रीजन हैं जो नीचे बाकायदा पॉइंट वाइज दिए हुए हैं. जब आएंगे इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. मुख्तसर ये कि जाहिर है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना मुश्किल है, एयर में इसका लीकेज हो जाता है, तो वन ऑफ द रीजन तो लीकेज फ्लक्स है, लेकिन और भी रीजन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक सर्किट्स की कैलकुलेशंस एक्यूरेट नहीं होती, 100% कंफर्म सही नहीं होती. उनमें अप्रॉक्सीमेशन होती है, उनमें गलतियां होती हैं. ठीक है जी. तो ये तो छोटा सा कंपैरिजन है. आगे चलते हैं. इसी कंपैरिजन में वो क्या बताते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो NI के बराबर होती है. हाँ जी, अगर आपने ये बताना हो कि मैग्नेटिक सर्किट्स में जो फ्लो करने वाला फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? ये फिगर इसको एक्सप्लेन कर रही है.
यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कोर है और जिस पर एक वाइंडिंग वाउंड हुई हुई है, उस पर लपेटी हुई है। ठीक है जी। अगर आपने मालूम करना है कि फ्लक्स किस डायरेक्शन में है, तो व्हाट यू विल डू, you will curl your fingers in the direction of current flow. And what is the direction of current flow? आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो यहाँ से इंटर हो रहा है, जो मैं लाइन बना रहा हूँ, और यूं घूम रहा है, फिर यहाँ से आके यूं घूम रहा है, फिर यहाँ से आके यूं घूम रहा है, फिर यहाँ से आके यूं, और फिर यहाँ से आके यूं घूमता हुआ बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूं समझे कि आपने, वैसे तो ज़ाहिर आप ट्रांसफार्मर कोर को कभी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अज्यूम करें कि अगर आप इसको अपनी कर्ल फिंगर्स के जरिए पकड़ते हैं और आपका थंब ऊपर की तरफ है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऊपर की तरफ है। और ये राइट हैंड रूल है। व्हाट इज इट? It is right hand rule. Curl your fingers in the direction of current flow. Your thumb will be pointing in the direction of magnetomotive force. Or obviously, if the magnetomotive force is positive upward, it will flow a flux upward. जैसे हम कहते हैं ना, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एग्जिट होती है, बिल्कुल इसी तरह से कन्वेंशनल फ्लक्स पॉजिटिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स से एग्जिट करेगा। ठीक है। और अगर आप इस तरह से अपना राइट हैंड रूल यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि फ्लक्स ऊपर की जानिब है। ये बात आपको समझ आ गई? आपको पता है कि ट्रांसफार्मर्स में ये कोर क्यों बनाई जाती है? What is the purpose of constructing this core? कोई बता सकता है? ट्रांसफार्मर तो यूज करते रहे हैं आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। बिल्कुल। The purpose of constructing a transformer core is to maximize the magnetic flux or to offer a low reluctance path for the establishment of magnetic field. कोर बनाने का मकसद क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आसानी से एस्टेब्लिश हो जाए। कोर हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है, और ये इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है ताकि फ्लक्स आसानी से बन सके। ठीक है। और इसीलिए इसको ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लो रिलेक्टेंस ऑफर करता है, उसकी रिलेक्टेंस कम होती है, उसकी परमियंस ज़्यादा होती है, वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। और हम इसको क्यों करते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर में करवानी है म्यूचुअल इंडक्शन। हमने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। आप इसमें इलेक्ट्रिकली वो आइसोलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली वो कपल्ड नहीं होते, लेकिन उनको एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। और मकसद क्या होता है? ताकि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल फ्लक्स मैक्सिमम किया जा सके। तो अगर खुद ट्रांसफार्मर कोर मैग्नेटाइज ही नहीं होगी तो फिर म्यूचुअल फ्लक्स कहाँ से आएगा? और म्यूचुअल फ्लक्स नहीं होगा तो फिर ट्रांसफार्मर एक्शन कहाँ से होगा? तो वो सारा काम नहीं होगा। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर कोर को बिल्ड करने का सोल पर्पस या प्राइमरी पर्पस टू ऑफर अ लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। और अर्ली सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। इसको भी इजी मत लेंगे, एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि जल्दी क्यों हो जाती है कोर मैग्नेटाइज। अच्छा, अब वो कहते हैं कि देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स को अभी हमने पढ़ा था कि हम लिख सकते हैं फ्लक्स को हम लिख सकते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स ओवर रिलेक्टेंस। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को लिख सकते हैं अब क्या? फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस। ठीक है, ये होगी बात। फिर उन्होंने बताया कि परमियंस जो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस होती है। तो अगर 1/r की जगह आप P लिख दें तो फ्लक्स को आप जो है वो F/r ना लिखें बल्कि F इंटू P भी लिख सकते हैं। जी, कुछ पूछना आपने? जी, किसका माइक बोल रहा है? जी, काशिफ है सर। मैंने कहा अगर कुछ पूछना है तो बताएं। मैं कल जो है ना आप लोगों की डेटा एंट्री कर रहा था, उसकी ना जो आपका पिछला सेमेस्टर था, तो माशाल्लाह नंबर ही नंबर यार, कितने नंबर मैंने दिए कि मुझे याद नहीं आता कितने एज थे। मुझे लगता है कोई 22-25 ए तो मैंने दिए थे, मुझे लगता है।
आप लोगों ने मिल बैठ के सारों ने पेपर किए तो जबरदस्त किया है वो। कल मैंने एंट्री की थी उसकी, तो मुझे याद आई उस बात ना। लेकिन इस दफा याद रखिए कि इस दफा ऑन कैंपस पेपर है, लिहाजा किसी पर डिपेंड ना कीजिएगा, अपनी तैयारी खुद करें, ठीक है ना। ये ना आसरे में रहे कि आखिर में जो है ना वो वाले पेपर होंगे जो घर पे बैठ के करने होंगे, अगर पेपर ऑन कैंपस हो जाए। इसलिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपको बताएं कि पेपर इस दफा ऑन कैंपस होंगे, किसी गलत फहमी में आपने नहीं रहना, ठीक है। तैयारी करनी है अच्छी सी। और ऑन कैंपस में पता है वही आपको जो मिड का 1.5 आवर और आई थिंक फाइनल्स का 2.5 आवर वही टाइम होगा। तो खैर बात ये हो रही थी कि परमियंस को 1/r रिलेक्टेंस लिखा जा सकता है, तो फ्लक्स क्योंकि F/r होता था तो उस 1/r की जगह P लिखा जा सकता है। अब ये आए हैं उस काम पर जो ये करना चाहते हैं। हमने इससे पहले एक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला स्टैब्लिश किया था कि फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू एन आई ए अपॉन एल सी, ठीक है। हमने रिकॉल करें कि इस लेक्चर से जो प्रीवियस लेक्चर था, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ फार्मूला दैट फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू एन आई एल सी। अभी हमने यहां पर क्या कहा है, यहां पर हमने एक बात ये कही है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, जो मैग्नेटिक सर्किट्स के टॉपिक में हमने बात की है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लूं, ठीक है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, और यहां पर देखिए कि हम लोगों ने इक्वेशन 1.26 में वही बात लिखी है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू एन आई ए अपॉन एल सी। हमें पता है कि एन आई जो है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है, तो हमने एन आई को अलहदा कर दिया, बाकी बच गया म्यू ए अपॉन एल सी, उसको हमने ब्रैकेट में ले गए। अब एन आई क्योंकि एफ थी तो हमने उसको एफ लिख दिया, ठीक है, एफ को एफ लिख दिया, और बाकी जो म्यू ए अपॉन एल सी ब्रैकेट में था वो वैसे ही रहने दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी एफ मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में भी एफ मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट पे भी फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट पे भी फ्लक्स है। तो अगर हम कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में जो चीज 1/r है, आप में से कौन बताएगा कि इक्वेशन नंबर 2 में वो किस चीज के बराबर है? इक्वेशन नंबर 1 में जो चीज 1/r है वो इक्वेशन नंबर 2 में किस चीज के बराबर है? सर म्यू ए डिवाइडेड बाय आई सी। ये आई सी नहीं है, एल सी है, तो बिल्कुल सही, वो चीज बराबर है म्यू ए अपॉन एल सी। अब जाहिर है अगर आपने रिलेक्टेंस आर को कैलकुलेट करना है, आर क्या थी रिलेक्टेंस, तो आप रेसिप्रोकल ले लें। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा? आर आपके पास आ जाएगा एल सी अपॉन म्यू ए। ये एक बड़ा वाइटल कंक्लूजन है कि अगर आपने रिलेक्टेंस मालूम करनी है एक ट्रांसफार्मर कोर की, तो आप क्या करें, उसकी लेंथ कैलकुलेट करें, डिवाइड करें प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी और उसके एरिया के, तो आपको उसकी रिलेक्टेंस मालूम हो जाएगी। यही प्रूफ जो है ना इन्होंने यहाँ पर किया है। मैंने समझाने के लिए अपनी वर्डिंग में कर दिया, उन्होंने भी अपनी वर्डिंग में इसी चीज़ को प्रूव किया है कि एल सी अपॉन म्यू ए जो है वो रिलेक्टेंस के बराबर आती है। अब ये एक बड़ा वाइटल फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल इस फार्मूले पर इस चैप्टर में मौजूद है कि रिलेक्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है, एल सी अपॉन म्यू ए के फार्मूले से। इनमें से म्यू कैसे कैलकुलेट होता है, म्यू आर मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट करके। इसमें से एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ करके, ठीक है। अगर इसमें से मजीद में अगर फार्मूले कुछ बताना चाहूँ तो मजीद फार्मूले क्या हैं कि इसमें अगर म्यू कैलकुलेट करने का पूछे कि इसमें म्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो आपको पता है ये म्यू परमिएबिलिटी है, और परमिएबिलिटी जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट के बराबर होती है। म्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, म्यू आर इंटू म्यू नॉट करेंगे। अगर इधर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया आपके पास आएगा, कोर की बात हो रही है तो आएगा विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। आपको पता है ना कोर मोटी होती है ना, एक शीट के नीचे दूसरी शीट, दूसरी शीट के नीचे तीसरी शीट, तीसरी शीट के नीचे चौथी शीट, और इस तरह बहुत सारी शीट्स को मिलकर आपने ट्रांसफार्मर देखा हुआ भी है लैब में, तो वो एक डेप्थ बनती है, उसकी एक मोटाई बनती है, उस मोटाई को मैं डेप्थ कह रहा हूँ। तो जितनी वो चौड़ी है वो उसकी विड्थ है, जो उसकी मोटाई है वो उसकी डेप्थ है। तो अगर ट्रांसफार्मर कोर का एरिया कैलकुलेट करना तो विड्थ इंटू डेप्थ से कैलकुलेट होगा। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में ऐड होती हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट्स में भी बिल्कुल उसी तरह से रिलक्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में ऐड होती हैं। दो रिलक्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रिलक्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। दो रिलक्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल रिलक्टेंस आर इक्विवेलेंट R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के बराबर होगी। Just like in your LCA course, you are familiar to find out the equivalent resistance for series or parallel combinations. तो यहाँ पर वो मुख्तसर अल्फाज में क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक सर्किट्स में भी रिलक्टेंसेस को उसी तरह से सीरीज और पैरेलल में ऐड किया जाता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में ऐड किया जाता है। तो मुझे लगता है वो तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया, आपको अच्छी तरह पता है कौन सी चीज सीरीज में और कौन सी चीज पैरेलल में। कोई शक तो नहीं है इस पर? आइडेंटिफाई कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल को और नीदर को। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जबरदस्त, ये तो आपका पहले दूसरे सेमेस्टर की बात है ना। अच्छा अब आते हैं इस चीज पे कि मैग्नेटिक सर्किट्स क्यों एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाते। जो मैंने पहले बात की थी कि आगे जाके मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा था ना कि जी मैग्नेटिक सर्किट्स की कैलकुलेशन एटमोस्ट 95% एक्यूरेट होती है, 5% एरर इनमें आ ही जाता है। सो व्हाट आर द 4 रीजंस दैट मैग्नेटिक सर्किट्स डू नॉट प्रोवाइड accurate information, accurate calculation? So number 1, लीकेज फ्लक्स। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मुख्तसर अगर मैं बात बताऊं, ये क्या रीजन है लीकेज फ्लक्स। नो मैटर that the relative permeability of ferromagnetic material is far more high as compared to the permeability of free space. Despite this fact, some flux easily basically being leakaged in the air. Na? Air has a high reluctance, we admit it. Air has a high reluctance. Transformer core has a low reluctance. So majority of the flux is confined in the transformer core. But despite of the high reluctance of air, some flux is being leakaged in the air. This flux is known as leakage flux. Now due to this leakage flux, our calculation of flux becomes wrong. देखिए ना, ट्रांसफार्मर कोर की रिलक्टेंस बहुत ही कम होती है तो ज्यादातर फ्लक्स तो कन्फाइंड रहता है कोर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एयर जिसकी रिलक्टेंस बहुत हाई होती है, उस हाई रिलक्टेंस के बावजूद कुछ ना कुछ फ्लक्स उसमें लीकेज हो जाता है। अब जो फ्लक्स एयर में चला जाता है वो हमारी कैलकुलेशन से निकल जाता है, तो इस वजह से गलती हो जाती है। सो मुख्तसर बात क्या है कि लीकेज फ्लक्स इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती। दूसरी बात क्या उन्होंने की है कि कैलकुलेशन ऑफ मीन पाथ लेंथ की वजह से भी रिजल्ट्स में गलतियां आ जाती हैं। अब ये मीन पाथ लेंथ क्या है? जब हम ट्रांसफार्मर कोर की लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना, एलसी जिसको लिखा हुआ है हमने, तो हम मीन से चलेंगे और मीन तक जाएंगे।
यानी we will start from the mean and we will end up with a mean value. Now we ignore the starting smaller portion, or we ignore a small portion at the ending as well. Now this ignorance basically, ignorance तो नहीं कहना चाहिए, this basically is not negligibly small, but we ignore it, and due to this there comes a mathematical or an error in calculation. ठीक है, अब ये बात आपको जब समझ आएगी जब आप पहला न्यूमेरिकल करेंगे, कि जब हम ट्रांसफार्मर कोर की लेंथ लेते हैं तो हम मीन पाथ लेंथ लेते हैं, हम मीन से शुरू होते हैं, मीन पे खत्म होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर कोर उसके आगे भी जा रही होती है और उससे पहले भी थोड़ी सी होती है। तो वो जो हम थोड़ी सी पहले वाली उसकी लेंथ को इग्नोर करते हैं, जो थोड़ी सी उसकी बाद वाली लेंथ को इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से भी कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। तीसरा रीजन क्या है कैलकुलेशन में गलती होने का, कि हम समझते हैं कि रिलक्टेंस कांस्टेंट है और रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल परमिएबिलिटी भी या परमियस भी कांस्टेंट है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। इन एक्चुअल होता ही है कि परमिएबिलिटी भी तब्दील होती है, परमिएबिलिटी एक कांस्टेंट चीज नहीं है। तो ये जो हमारी अजम्पशन है कि रिलक्टेंस इक्वल्स टू LC अपॉन म्यू ए, इससे तो लगता है कि रिलक्टेंस कांस्टेंट है, तो रिलक्टेंस असल में कांस्टेंट नहीं होती, इस वजह से भी कैलकुलेशन में गलतियां आती हैं। ठीक है, और चौथा रीजन है फ्रिंजिंग इफेक्ट, जिसकी ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, कि जब आप रिलक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आप फार्मूला लिखते हैं LC अपॉन म्यू ए, इसमें एक एरिया है, आप ये समझते हैं कि एरिया तो नॉर्मल एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर इस एयर गैप एरिया की बात की जाए तो हम ये समझते हैं कि सपोज ये एरिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बना दूं, तो ये जो एयर गैप यानी नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो एयर गैप है, हम असल में ये एरिया कैलकुलेट करते हैं जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, एक पूरा ही कर देता हूँ भाई, ये वाला, और हम समझते हैं कि ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन होता क्या है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ स्प्रेड कर जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, ऐसे जैसे ये गई हुई है और जैसे ये गई हुई है। अब इनके बाहर जाने की वजह से क्या होता है कि एरिया बढ़ जाता है। अब ये जो एरिया बढ़ जाता है, ये हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हमने कैलकुलेट किया था एक रेक्टेंगल का एरिया, ये तो उससे ज्यादा था, तो इसे कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। व्हाट इज फ्रिंजिंग इफेक्ट? इट इज द स्प्रेड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन द एयर गैप एरिया। And what is the consequences of what are the consequences of this spread? What happens that the actual area becomes more than the effective area becomes more than the actual area, and therefore reluctance, calculation of reluctance becomes erroneous. बात समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो एयर गैप एरिया में बिल्कुल स्मूथ ऊपर से नीचे नहीं जाती, बल्कि वो थोड़ी सी फैल जाती है। अब वो फैलने, ये स्ट्रेट इसलिए दिखाई है कि जानी इस तरह चाहिए थी, और ये फैली भी क्यों दिखाई है, लेकिन असल में इस तरह फैल जाती हैं। और जब वो इस तरह से फैल जाती हैं तो उसकी वजह से हमें एरिया, हमारी कैलकुलेशन में ये होता है कि रेक्टेंगल है, लेकिन असल में एरिया बढ़ चुका होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से, और ये हमें पता नहीं होता। तो इससे पता है चला कि मैग्नेटिक कैलकुलेशन या मैग्नेटिक सर्किट्स की कैलकुलेशन गलत होने के 4 बेसिक वजूहात हैं। नंबर 1 लीकेज फ्लक्स, नंबर 2 मीन पाथ लेंथ, नंबर 3 के परमिएबिलिटी या रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, और नंबर 4 फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है जी, बात समझ आती है आपको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अ फेरोमैग्नेटिक कोर इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। 3 sides of the core are of uniform width, while the 4th side is somewhat thinner. ट्रांसफार्मर कोर दी हुई है, उसकी 3 साइड्स की विड्थ एक जैसी है, जबकि चौथी साइड थोड़ी सी उसकी थिन है, पतली है।
और ट्रांसफार्मर कोर की जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर है, डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और बाकी डायमेंशंस जो ट्रांसफार्मर कोर की हैं वो कहते हैं फिगर में बनी हुई हैं। इस ट्रांसफार्मर कोर पर एक वाइंडिंग रैप्ट है और उस वाइंडिंग पर 200 टर्न्स हैं, और उस वाइंडिंग में से जो करंट पास कर रहा है वो 1 एम्पियर है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी उन्होंने ट्रांसफार्मर कोर की 2500 दी हुई है। ठीक है जी। तो अब वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि फ्लक्स कितना बनेगा ये बताएं, वो चाहते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, फिगर की तरफ जाते हैं। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा वरना ये फिगर आपको पूरी नजर नहीं आएगी। अभी भी पूरी नहीं आ रही, थोड़ा सा इससे भी छोटा करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है सही आ रही है जी। तो ये आपको ट्रांसफार्मर कोर नजर आ रही है? यस सर। आप देखिए तो बेसिकली इसकी 4 लेग्स कह सकते हैं ना। तो मैं आपको दिखाता हूं। जो लेग उन्होंने कहा है कि थिन है वो ये वाली लेग है। ये देखिए ये वाली लेग थिन है, इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 10 है, मैंने लाइन भी बनाई है। इसकी विड्थ सिर्फ 10 है, लेकिन अगर बाकी तीनों लेग्स की बात करें, जैसे ऊपर वाली लेग है तो इसकी विड्थ भी आप देख सकते हैं 15 है। ये लेफ्ट साइड वाली अगर इसकी बात करें तो आप इसकी भी विड्थ देख सकते हैं एज पर ड्राइंग, इसकी विड्थ भी 15 है। और अगर आप नीचे वाली लेग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ भी 15 है। तो मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की हैं विड्थ दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाली लेग है उसकी विड्थ 10 है, ऊपर वाली लेग की विड्थ भी 15 है, लेफ्ट साइड वाली लेग की विड्थ भी 15 है, और नीचे वाली लेग की विड्थ भी 15 है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, एक वो जो थिन है और दूसरी वो जिनकी थोड़ी सी विड्थ ज्यादा है। तो एक उन्होंने लेंथ बता दी कि हम रिलेक्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस लेंथ की, यहां से लेकर यहां तक, मैं लेंथ बना रहा हूं ये, और इसको उन्होंने कहा कि इसकी जो हम रिलेक्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो होगी क्या, R1। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तीनों लेग्स को एक ही लेग बड़ी सी मानेंगे और यहां से हम चलेंगे, और फिर हम बेसिकली उन्होंने कहा यहां से हम चलेंगे, ये सारी वाली लेंगे हम लेंस, फिर हम नीचे जाएंगे, ये वाली सारी लेंस लेंगे, और फिर हम इधर जाएंगे और यहां तक जाएंगे। तो इसको उन्होंने कहा दिया कि ये जो दूसरी लेंथ है इसको हम कहेंगे L2, और इसकी वजह से जो रिलेक्टेंस बनेगी उसको हम R2 कहेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, समझाने के लिए आपको बताया था। अच्छा हो गया क्या? ये दोनों रिलेक्टेंसेस आपने कैलकुलेट की, मुझे बताएं कि ये दोनों रिलेक्टेंसेस आपस में सीरीज में है या पैरेलल में? कौन बताएगा? ये दोनों रिलेक्टेंसेस जो R1 और R2 मैंने कैलकुलेट करनी है, ये सीरीज में है या पैरेलल में? जी स्टूडेंट्स, एनीबॉडी देयर? कोई है या सारे चले गए? सीरीज में बड़ी आसान सी बात है यार, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। नजर आ रहा है कि एक लेग खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी खत्म होती है दोबारा पहली शुरू हो जाती है, तो ये आपस में सीरीज में। तो सबसे पहले हम लेंथ L1 लेंगे। अब आपको पता चलेगा मीन पाथ लेंथ क्या होती है। देखिए हमने जब L1 कैलकुलेट करनी है, उन्होंने बनाया हुआ भी है, उस पर लिखा हुआ भी है कि ये L1 है। तो देखिए L1 के लिए हम यहां से स्टार्ट होंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैं इसको डार्क कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, और ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा, इसको भी मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मेरी L1 है। तो जरा आप गौर करें कि मैं दरमियान से शुरू हुआ, मैं ऊपर से तो भी शुरू हो सकता था ना, मैं इधर से भी तो शुरू हो सकता था, ये इस जगह।
इधर से भी तो मैं शुरू हो सकता था और मैं खत्म भी दरमियान पे हुआ, हालांकि मैं इधर भी खत्म हो सकता था। ये लेग तो वही थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मीन से शुरू किया और मैंने मीन पे खत्म किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इसको मीन पाथ लेंथ कहते ही इसीलिए कि मीन से शुरू करो, मीन पे खत्म करो। तो जब मैंने मीन से शुरू किया तो ऊपर वाले 15 में से मुझे 7.5 मिला, दरमियान वाला 30 मुझे पूरा मिला, और नीचे वाले 15 में से भी मुझे 7.5 लेंथ मिली। तो मुझे बताएं कि L1 यानी कि जो पहली लेंथ थी वो कितनी आ गई टोटल? 45 आ गई। क्योंकि ये 45 सेंटीमीटर था तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो ये हो गया 0.45। ये क्या हो गया? 0.45। नीचे मैंने रखी म्यू और इनटू एरिया ताकि रिलेक्टेंस मालूम हो जाए। अब म्यू आपको पता है परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी मैंने आपको बताया था कैसे मालूम होगी। परमिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारी 2500 है और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। तो वो पुट करेंगे तो परमिएबिलिटी मालूम हो जाएगी। एरिया कैसे मालूम होगा? एरिया का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि एरिया आपके बराबर होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो विड्थ इसकी नजर आ रही है कि 10 है। इस वाली लेग की विड्थ जो मैंने बनाई थी शुरू में, क्लियरिटी से नजर आ रही है कि वो 10 है। तो विड्थ इसकी आ जाएगी 10, ठीक है। और डेप्थ तो उन्होंने बताया हुआ है कि पूरी कोर की है ही 10, वो उन्होंने डेटा में दिया हुआ था। तो एरिया इसका आ जाएगा 100 cm स्क्वायर। तो 100 cm स्क्वायर को ज़ाहिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 100 को आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया भी मालूम कर लिया, हमने लेंथ भी मालूम कर ली और हमने परमिएबिलिटी भी मालूम कर ली। तो देखते हैं कि इन्होंने भी क्या इसी तरह ही किया। तो ये देख लें, ये कैलकुलेशन इन्होंने की भी और ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई है, ये वाली कैलकुलेशन। देख लें, लेंथ की जगह जैसे हमने 45 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके उसको 100 से डिवाइड करके 0.45 बना दिया था, इन्होंने भी यही किया कि 45 को 100 से डिवाइड करके 0.45 बना दिया। परमिएबिलिटी जैसे मैंने 2500 को 4 पाई इंटू 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके हासिल की थी, इन्होंने भी वैसे ही की। और फिर एरिया जैसे हमने विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके 100 cm स्क्वायर बनाया और फिर 10,000 से डिवाइड करके 0.01 बना दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि 100 cm स्क्वायर को जब 10,000 से डिवाइड किया तो 0.01 मीटर स्क्वायर मिल गया आपको। अगर आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर 14,300 नहीं मिलेगा। तो जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएं कि एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। जी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और बताएं कि एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, किसी ने किया कैलकुलेट? जी, किसी ने किया है कि नहीं किया? सर 14323 आ रहा है 0.9 14323.9 जरा मुझे लिखवा दें। 14323.9 14323.9
323.9, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो अब आप जरा गौर करें कि आंसर तो 14,323.9 था, लेकिन ऑथर ने 14,300 लिख दिया, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा हाई रैंक्ड ऑथर है और इसके नाम की तो यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। तो क्या ये इतना कैजुअल हो सकता है कि ये अपना आंसर ही सही नहीं कैलकुलेट कर सकता? क्या ख्याल है आपको? नो सर। तो ये इतना कैजुअल बंदा नहीं है। असल में हुआ ये है कि इसने प्रीफेस में एक बात बताई थी कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है, तो मैंने आसानी के लिए हर कैलकुलेशन को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया हुआ है। तो ये होता क्या है कि अब ज़रा उसने प्रीफेस में एक दफ़ा बता दिया ताकि लोग जो पढ़ लेंगे वो समझ जाएंगे कि वो अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। अब ज़रा हर न्यूमेरिकल पे वो ये बताता रहता है मैंने यूँ अप्रॉक्सीमेट किया तो ज़्यादा टाइम लगता। तो उसने शुरू में ही प्रीफेस में बता दिया कि मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देता हूँ। अभी जो आंसर गालिबन मुअज्जम ने बताया वो 14,323.9 है। इसमें इस वक्त 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 4, 3, 2, 3 और 9। तो सबसे पहले इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को हटा देंगे। लेकिन 9 को हटाने की वजह से आपको 3 को 4 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 9 को हटाते हैं। ये मैंने 9 को हटाया, लेकिन इस 9 को हटाने की वजह से मुझे 3 को 4 बनाना पड़ेगा। अब हमारा आंसर हो गया 14,324। इस सिचुएशन में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 4, 3, 2 एंड 4। लेकिन हमें तो 3 चाहिए, हमारे पास हैं 5। तो चलें पहले स्टेप पे 4 कर देते हैं। 4 का डिसीजन कैसे होगा, आखिरी 2 डिजिट्स हैं 24। मुझे बताएं 24 20 के करीब है या 30 के करीब है? 20 के 20 के करीब है, लिहाजा मुझे इस 4 को हटाना पड़ेगा और इस 4 की जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स हैं, 1, 4, 3, 2, लेकिन मुझे तो चाहिए 3। तो अब आपसे सवाल ये है कि क्या ये 320 300 के करीब है या 400 के करीब है? 300 जी 300. ये 300 के करीब है, लिहाजा क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 20 को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह मुझे 2 यानी जीरोस लगा के इसको 300 बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आंसर आता है वो 14,300 आता है। ये मैंने आपको इसलिए करके बता दिया कि, और ये मैं हर न्यूमेरिकल में नहीं कर सकता, ज़ाहिर है इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं भी इसको एक्सप्लेन करता रहूं हर दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा आपको बता दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह से अप्रॉक्सीमेट किया जाता है और किस तरह से आंसर लिए जाते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप मेरे साथ पेपर दे रहे हैं तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करते, आप एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं, तो भी मैं उसको मान लूँगा, मैं उस पर आपसे बहस नहीं करूँगा। लेकिन अच्छा ये है कि आप इस अप्रॉक्सीमेशन को भी सीख लें, क्योंकि याद रखिए कि दुनिया में अप्रॉक्सीमेशन के 3 तरीके हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 significant figures, like here we converted up till 3 significant figures. Number 3 decimal places. अगर कोई आपको कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, 3 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, तो ये भी एक तरीका है अप्रॉक्सीमेशन का। तो 3 तरीके से लोग आंसर्स आपसे मांग सकते हैं। आंसर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहली डिमांड। आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, दूसरी डिमांड। नंबर 3 आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस एक्यूरेट होना चाहिए, तीसरी डिमांड। तो याद रखिए कि आंसर्स को 3 डिफरेंट तरीके से अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है और आपको बीइंग अ प्रोफेशनल इंजीनियर तीनों आने चाहिए। अच्छा अब जरा गौर करें कि ये तो हमने R1 कैलकुलेट की, अभी हमने R2 भी कैलकुलेट करनी है। तो R2 के लिए लेंथ जो है
आप देखिए पूरी यहां से लेकर यहां तक सारी काउंट हो रही है। तो पहली लेंथ हमारे पास ये छोटी सी लेंथ है जो कि 5 है, जो L2 के लिए काउंट हो रही है। फिर 5 के बाद ये पूरा 30 काउंट हो रहा है। फिर उसके बाद ये 7.5 काउंट हो रहा है। फिर उसके बाद ये वाला 7.5 काउंट हो रहा है। फिर ये वाला काउंट हो रहा है। फिर ये वाला 7.5 काउंट हो रहा है। फिर ये वाला 7.5 काउंट हो रहा है। फिर ये वाला 30 काउंट हो रहा है। और उसके बाद ये वाला 5 के काउंट हो रहा है। तो ये L2 की लेंथ है, मीन से लेकर मीन तक। फिर हम मीन से स्टार्ट हुए और हमने मीन पे खत्म किया। ठीक है, तो टोटल कितनी लेंथ बनी, कौन बताएगा? 130 130 बन गई, बिल्कुल सही, 130 लेंथ बन गई। तो अब इसकी लेंथ आ गई 130। परमिएबिलिटी तो इसकी भी वही है, क्योंकि ये भी वही वाली कोर थी, मटेरियल वही था, तो इसकी भी रिलेटिव परमिएबिलिटी 2500 थी। इसका भी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 था। तो परमिएबिलिटी तो इसकी वही रही। हाँ, अगला क्या हुआ कि जो एरिया है वो इसका डिफरेंट है। इसकी विड्थ 10 नहीं है, इसकी विड्थ 15 है। ठीक है, और डेप्थ इसकी भी 10 थी। तो इस तरह से जो इसका एरिया है वो 150 cm² बन गया। और 150 cm² को जब आपने 10,000 से डिवाइड किया तो वो आपके पास 0.15 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं जरा, इसकी कैलकुलेशन भी देखते हैं। यहां पर इन्होंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। कहां पर? यहां उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है जी, देख लें। 130 सेंटीमीटर को इन्होंने 100 से डिवाइड किया तो 1.3 बन गया, और 150 मीटर स्क्वायर जो एरिया था उनको 10,000 से डिवाइड किया तो वो 0.15 बन गया। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0.015 उसका बन गया क्या, मीटर स्क्वायर एरिया। तो अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करके बताएं क्या आंसर आता है जी? सर 27586। तो देख लें कि इसका आंसर आता है 27586। और अगर हम इसको एज इट इज रख लें तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर 5 को 4 करना चाहे तो हम सोचेंगे कि 86 जो है वो 80 के करीब है या 90 के? तो बताएं, 86 80 के करीब है या 90 के? 90 तो ये हो जाएगा 27590। अब इस पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2, 7, 5 और 9। अब अगर हमने इसको 3 करना है तो हम ये सोचेंगे कि ये 500 के करीब है या 600 के? 600। तो क्योंकि ये 600 के करीब है तो फाइनल आंसर हमारा होगा 27600, जैसे कि बुक में भी है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए जरा डिटेल से अप्रोक्सीमेशन बता दी, ताकि होता है ना कि आप घर पे पहला न्यूमेरिकल करते हो और आंसर देखते हैं, आपका आंसर कुछ और होता है, बुक का आंसर कुछ और होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बुक से मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा, पढ़ने का फायदा क्या है? तो ये ऐसा नहीं है। बेसिकली इसने प्रीफेस में अपने बता दिया था कि मैं हर आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अप्रोक्सीमेट करूंगा, तो उसकी वजह से इसके आंसर राउंड ऑफ आ रहे हैं 14,300, 27,600, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर रहा है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे तो ज़रा आपके आंसर इस तरह नहीं आएंगे। तो मैंने आपको अलाउ कर दिया कि अगर पेपर में सवाल आता है आप एक्यूरेट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इस ट्रांसफार्मर कोर का एक छोटा सा सर्किट उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, बहुत अच्छा सर्किट। उन्होंने कहा यहाँ पर वाइंडिंग थी, इस जगह पर
अगर आप देख लें फिगर में भी, इस जगह पे वाइंडिंग थी और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी थे। अगर आपको मैं वैसे यहाँ बना दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से थे, यूं करके ये टर्न्स बने हुए थे, ठीक है। तो कहते हैं कि जी जहाँ पर वाइंडिंग थी वहाँ पर फ्लक्स बना और फ्लक्स राइट हैंड रूल के तहत ऊपर की तरफ चला और रास्ते में दो रिलेक्टेंसेज आई R1 और R2 जो कि सीरीज में थी। तो जो मैग्नेटिक सर्किट इस ट्रांसफार्मर कोर से हम बना सकते हैं वो ये है। अब अगर हमें ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम इस पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह क्या कर सकते हैं, पहले R1 और R2 को ऐड करें, R इक्विवेलेंट मालूम कर लें और फिर जैसे करंट V/R होता है तो इसी तरह से फ्लक्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन R हो जाएगा। देखिए ना, आपको पता है ना कि करंट के बारे में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं करंट इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। ऐसा करते रहे ना LCA में, R इक्विवेलेंट अगर सारे सीरीज में थे तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलेक्टेंस का इक्विवेलेंट R, उसको भी R इक्विवेलेंट ही लिख रहे हैं हम, ठीक है, R इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस का इक्विवेलेंट। तो एक रिलेक्टेंस है 27,600, कितनी थी पहली, कितनी थी 14,300 और 27,600। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस जगह पे हमने दोनों को ऐड करके इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस मालूम कर ली। तो इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस आ गई आपके पास 41,900। मैग्नेटोमोटिव फोर्स NI होती है, N था 200 और I था 1, लिहाजा मैग्नेटोमोटिव फोर्स 200 × 1 यानी 200 आ गई। तो फिर फाइनली आपने क्या किया कि फ्लक्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो फ्लक्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट के बराबर है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जगह 200 रखा, R इक्विवेलेंट की जगह 41,900 रखा और इस तरह से आपका फ्लक्स जो है वो आ गया कितना, 0.0048 वेबर्स, ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको पता है कि करना क्या है, तो ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। बाकी सीरीज पैरेलल का तो आपको LCA से बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, आप हर किस्म का सीरीज पैरेलल निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज में यही हुआ है कि सीरीज पैरेलल में उन्होंने थोड़ी सी गेम्स की हुई हैं कि सीरीज पैरेलल करते वक्त आपको थोड़ा सा डॉज देने की कोशिश की है कि अगर बंदे का सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट ठीक ना हो तो वो गलती करे। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया, कोई सवाल? जी समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। चले ज़बरदस्त। अच्छा, आज का टारगेट हमारा यही था कि हम इसके एंड तक आ जाएं ताकि पहला आपका न्यूमेरिकल हो जाए, तो इंशाल्लाह जो है उसके बाद नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। मैं काफ़ी स्लो इस दफ़ा स्टार्ट हुआ हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है कि ऑनलाइन में बच्चों का कुछ इंटरेस्ट लेवल का भी मसला होता है, कुछ को वाकई नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया है। नॉर्मली मैं 4th वीक में चैप्टर 1 मुकम्मल कर देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा 4th वीक के बाद भी शायद थोड़ा सा चैप्टर बच जाएगा। तो मकसद उसका ये है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ें। लेकिन इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपका थोड़ा सा लैब का टाइम लेकर भी आपको उधर आके ऑन कैंपस भी समझा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं अवेलेबल हूँ और मैं हूँ भी इधर ही, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मसला कभी फील हो तो हम थोड़ा सा टाइम लेकर लैब से आधा घंटा 25 मिनट वहाँ पर भी आपको ये काम जो है ना, अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर सकते हैं। अब ऑन कैंपस जो खुल गया है उसका एक फ़ायदा हम ये भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहाँ तक हम कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वीक में आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आपने बताया कि सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ने सवाल पूछना है तो पूछ लें, बता दें अगर कोई सवाल है, वरना फिर हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नहीं है सवाल? चलें जी, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं और नेक्स्ट वीक आपको आपका फर्स्ट असाइनमेंट और फर्स्ट क्विज की भी शायद डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और पहले कुछ यार रिकॉर्डिंग का मसला आ रहा था, इस वजह से मैंने अभी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की थी क्योंकि आपको पता है कोई लाइसेंसिंग का मसला आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को वो रिजॉल्व हो गया है।
तो इंशाल्लाह इस जुमे तक जो है ना मैं आपको तीनों लेक्चर्स की जो है ना रिकॉर्डिंग्स भी, वैसे तो आपके लिए यहाँ से एक्सेसिबल है, कोई मसला नहीं, आप तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल जो है ना LMS पर भी मैं तीनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग और उनकी स्लाइड्स वगैरह जो है ना वो शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकें। ठीक है जी, तो टिल देन टिल नेक्स्ट वीक जो है वो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और फिर आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।